हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस। तो आज एक बार फिर हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के टेक्स्ट बुक से चैप्टर 3 जो कि केमिस्ट्री का है और जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर को समझने में हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसे हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात की हमारी बेसिक स्टडी है, मतलब इसकी जो बेसिक रिलेटेड स्टडी है उसे हम क्लास 6 से ही करते हुए आ रहे हैं। 6, 7, 8 और अभी फिर 9 में पढ़ेंगे। और हायर क्लास में तो ये और भी मतलब हायर लेवल पे है ही, लेकिन जो इसकी बेसिक स्टडी है वो हम क्लास 6 से ही करते आ रहे हैं। चलिए, इसके अंदर हम कुछ टॉपिक तो भी कवर करेंगे वन शॉट में, तो ये वीडियो बनने वाला नहीं है क्योंकि ये टॉपिक मतलब जैसे कि ये हायर क्लास में है ना, जैसे 6 में आपने पढ़ा एटम क्या है, उसके ऊपर एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड। तो फिर ये हायर क्लास में इसमें एटम है, मॉलिक्यूल है और उसके बाद डाल्टन्स की कुछ थ्योरी है, एटम को डिस्कवर करने वाले कौन थे। तो मतलब वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी बन जाएगी, इसलिए वन शॉट में तो होने वाली नहीं है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जिस जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं उसको हम वीडियो के अंदर ही बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज एटम। अब इस एटम में हम मतलब व्हाट इज एटम, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सब पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, एटम को डिफाइन करने वाले कौन थे, एटम को परमाणु का नाम देने वाले कौन थे, वो कहाँ से थे, और ये जो डिफाइन किया गया कि एटम क्या चीज़ है तो इसको कब डिफाइन किया गया और क्या इस पर दोबारा भी कोई रिसर्च हुई। तो इन सभी बातों को हम ध्यान में देते हुए इस एटम व्हाट इज एन एटम इसको कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकल के जुड़े होने के भी कुछ कानून हैं, इसे भी हम पढ़ेंगे। और ये दो तरह के, मेनली तो ये 3 तरह के, लेकिन इस क्लास में क्लास 9 में हम ये 2 तरह के ही पढ़ने हैं। और क्या क्या पढ़ने हैं ये भी हम वीडियो के अंदर में जान ही जाएंगे। इसके बाद जो आता है वो आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मतलब डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। और फिर इसके बाद आता है ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मतलब कि ड्रॉबैक मतलब कुछ जो ऐसे डाल्टन्स के द्वारा कुछ ऐसे एटॉमिक थ्योरी प्रोड्यूस किए गए थे जिसे आज के मतलब आज का जो डेज है, आज का जो युग है इसमें इसे गलत बताया गया। आज का युग क्या, इसे पौराणिक युगों में ही गलत बताया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक बाय टॉपिक। व्हाट इज एन एटम। एटम, तो एटम के लिए हम कह सकते हैं एटम इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच either cannot be seen by our naked eyes and participate in chemical reaction। मतलब एटम उन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिसे हम कभी कभी अपने इन आंखों से नहीं भी देख पाते हैं और जो हमारे रासायनिक प्रक्रियाओं में भी भाग लेता है। अब कि ये एटम को डिफाइन करने वाले जो थे पर्सन थे वो कौन थे। तो यही कुछ 500 BC के अराउंड में एक पहले इंडियन फिलोसोफर आए थे जिनका नाम था महर्षि कनड। उन्होंने ये पोस्टुलेट किया था कि एटम जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है ना कि अगर कभी भी हम उसे डिवाइड करते हैं, 1 मिनट, इसके लिए मैं आपको ना एक चीज दिखा सकता हूँ। हाँ, इससे पहले आपने ये भी सुना होगा कि एटम जो होता है ना वो मैटर को फॉर्म करता है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। मैटर के डिफिनेशन में आपने क्या सुना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। मतलब मैटर भी जो है वो एटम से ही बना रहता है और उसमें भी स्मॉल पार्टिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो पहले जो महर्षि कनड थे 500 BC के आसपास में, जो इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने ये पोस्टुलेट किया था कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते हैं तो उसमें से स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकलेंगे और उसमें से कुछ ऐसे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकलेंगे जिसे हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए पहले हम एक मैटर लेते हैं, इजली मैटर, जो आपके डेली लाइफ में यूज आता है, जहाँ भी आप स्कूल जाते हो वहाँ ये मतलब दिया ही होता है। ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जहाँ ये ना हो। ये देख रहे हैं, ये है चौक। अब देखिए, अब अगर हम इसे तोड़ते हैं, ये इसमें से हमने इसके एक पार्टिकल को अलग किया। अब इसके बाद जब हम इसे हैमर से ब्रेक करेंगे तो कुछ मतलब इस प्रकार का जब हमें कुछ प्राप्त होगा
तो इसके बाद भी इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो हमें अपने नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। अभी भी इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे, अगर हम पहले इसे पूरी तरह से तोड़ दें तो उसके बाद भी इसमें इनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते और अपने इन आंखों से नहीं देख सकते। इसी का पोस्टुलेट किया था यही 500 बीसी के अराउंड में महर्षि कनड ने, कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते हैं तो उसमें से ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकलेंगे जिसमें किसी एक स्टेज के बाद हम उसे डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको देखते हुए उन्होंने एटम का नाम रख दिया इंडिविजिबल पार्टिकल्स। मतलब एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स which are made up of small particles and participate in chemical reactions। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने इस एटम का हिंदी नेम दिया परमाणु, हिंदी नेम परमाणु। अब फिर इसके बाद एक और इंडियन फिलोसोफर आए जिनका नाम था पकुडा कतायामा। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट को पोस्टुलेट किया था जिसे अभी हम आपको बता रहे। तो पकुडा कतायामा ने क्या पोस्टुलेट किया कि एटम नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। एटम जो होता है वो नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये जो होते हैं वो डिफरेंट कंबाइनिंग पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण इसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर को भी पाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अभी जो है ये अभी क्या ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में नहीं, और इसमें जो है ये डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स के, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए हमें इसमें एक अलग मैटर दिख रहा है जिसका नाम हमने चौक रखा। लेकिन अभी अगर हम इसे तोड़ेंगे तो क्या, अभी जब हम इसे पूरा तोड़ लेंगे, ऐसा जब हमारे पास कोई, इसे तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, दिखेगा भी नहीं है आपको, छोड़िए इसे। तो हाँ, मतलब अगर आप खुद से कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं कि अगर बहुत से छोटे से टुकड़े को हम लेंगे इस चौक में से तोड़ के, तो क्या हम उसे कोई भी मैटर बता सकते हैं? नहीं, वो तो एक पार्टिकल्स है ना जिससे मैटर बन सकता है, लेकिन वो मैटर नहीं है। अब उसके बाद जानते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए हम जानते हैं पहले कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कवर करने वाले कौन थे। ठीक है, तो चलिए इसे हम अभी जानते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कवर करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था एंटोनी लेवोइजर। एंटोनी लेवोइजर, इन्होंने क्या पोस्टुलेट किया था? तो इन्होंने पोस्टुलेट किया था कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ एनी मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है वो ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है ना तो कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब ना तो हम उसे कभी भी बना सकते हैं, ना तो अगर वो है तो ना हम उसे कभी नष्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना भूल गया, पहले हम जानते हैं कि कौन से 3 प्रॉपर्टीज हैं, कौन से 3 केमिकल कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमें कौन से 2 ही पढ़ने हैं। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिस मैंने अभी बता दिया। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। आई थिंक कि ये 11th 12th के कुछ टॉपिक्स हैं, 10th तक तो ये नहीं ही दिया हुआ है, हो सकता है दिया हो क्योंकि मैं 10th को नहीं देख पाया हूँ अभी। हाँ, तो 2 जो हमें पढ़ना है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो है एंटोनी लेवोइजर के द्वारा पोस्टुलेट डिफाइन किया गया था, और इनका जो स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट था कि मास ऑफ एनी मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसके बाद आते हैं हम, जो दूसरा है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या है भाई? ये इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, इनका नाम क्या था? तो इनका जो नाम था वो था जे प्रोस्ट। इन्होंने ही डिफाइन किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि एक केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है। तो इसे भी हम अभी जानते हैं कि इनका स्टेटमेंट क्या था। तो इनका जो स्टेटमेंट था वो कुछ इस प्रकार, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द एलिमेंट कंबाइंड इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय द मास। मतलब कि किसी भी केमिकल कंपाउंड, मतलब कोई भी केमिकल जो जुड़ा होगा वो हमेशा एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होगा और उसका जो मास होगा वो भी एक ही होगा। ठीक है, अब मतलब फिक्स प्रोपोर्शन में ही होगा, उससे अलग होगा तो वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम जानते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब
डाल्टन के जो हिंदी में हम इसे बोलते हैं डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत थे उसे हम अभी जानते हैं। तो वो क्या थे? वो ऐसे जनरली वो एनसीईआरटी के किताब में कुछ यही 6 है और वो एक ही लाइन में बहुत सारे पोस्टुलेट को कैरी करता है। तो इसे हम डिफरेंट लाइन में तोड़कर आपको बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था वो यह था कि जनरली अगर ये एनसीईआरटी बुक की बात से हम करेंगे तो उसमें है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सेकेंड, द मैटर आर ऑल मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन जनरली ये जो याद करने में होता है ये बहुत ही हार्ड पड़ता है। तो इसे अगर डिवाइडेड फॉर्म में करेंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए, तो पहले हम सारे सेंटेंसेस को ब्रेक कर करके हम इसे बताएंगे और ताकि ये समझ में भी अच्छे से आए और इसे याद करने में भी आसानी हो। तो हम शुरू करते हैं। ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये तो मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि जब हम मैटर को ना ये जब एटम को हम डिफाइन कर रहे थे कि पकुड़ा कत्यायमा ने महर्षि कर्नाड ने हमें किस प्रकार का एक पोस्टुलेट दिया था और उसको प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो हमने आपको उसी वक्त बता दिया था कि ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब जितने भी पदार्थ हैं वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है। अब दूसरा, ऑल एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, मतलब एटम को हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये तो आपने देख ही लिया ना कि मतलब अगर हम किसी भी टुकड़े को मतलब काटते हैं तो उसके बाद उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये भी हमें बता दिया था महर्षि कर्नाड ने। वो तो 500 BC पहले बता के चलेगा, हम तो अभी जान रहे हैं। इसके बाद एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एज सेम एज टू द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जिस तरह मास को ना तो क्रिएट ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है उसी तरह एटम को भी ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्योंकि मास किसका होगा? मास भी तो किसी ना किसी एटम का ही होता है ना, और एटम एक तरह का सब्सटेंस ही है। अब चलिए दूसरा हम जानते हैं। तो 3 पॉइंट हमने बता दिया। चौथा पॉइंट जो होगा वो हमारा इस प्रकार है कि एटम आर ऑफ वेरियस काइंड एंड देयर आर एज मैनी काइंड ऑफ एटम एज एलिमेंट्स, मतलब एटम जो होते हैं वो बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं और जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने ज़्यादा तरह के एलिमेंट होते हैं उतने ही ज़्यादा तरह के एटम्स भी होते हैं। इसके बाद पांचवा जो पोस्टुलेट आता है, ऑल ऑफ द एटम हैव सम आइडेंटिकल एलिमेंट all of the atom have some identity in their element such as in the shape and chemical property, मतलब किसी भी दिए गए एलिमेंट का जो एटम होता है उसके पास कुछ आइडेंटिटी होती है, उसके एलिमेंट की कुछ आइडेंटिटी होती है साइज में और उसके रासायनिक प्रॉपर्टीज में। और इसके बाद जो छठा आता है, छठा पोस्टुलेट जो था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो था कि ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर इन साइज एंड मास, मतलब डिफरेंट तरह के जो एलिमेंट होते हैं वो भी मतलब डिफरेंट तरह के जो एलिमेंट होते हैं वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंट ही होते हैं, जैसे साइज में और मास में। मतलब कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अपने चरित्र में कुछ विभिन्नता भी मतलब कुछ विभिन्नताओं का भी प्रयोग कर ही लेते हैं, जैसे उनके आकार, विकार और उनके मास में। इसके बाद जो सातवां और लास्ट पोस्टुलेट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो था कि एटम्स आर consist in a small whole number to form a new compound, मतलब जितने भी एटम है ना वो मतलब ऐसा नहीं कि बड़े बड़े नंबर में फॉर्म होकर किसी कंपाउंड को किसी नए कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। किसी भी नए कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए एटम जो होते हैं वो छोटे छोटे होल नंबर में पहले डिवाइड होते हैं और उनके बाद जब उन्हें एक जगह किया जाता है तो उसके बाद उससे कोई कंपाउंड बनता है। तो ये तो पोस्टुलेट हो गए।
लेकिन अब हम जानते हैं कि जो एटॉमिक थ्योरी था मैटर का वो क्या था, डाल्टन ने क्या सोचकर उसे प्रोड्यूस किया और कब प्रोड्यूस किया। तो कब प्रोड्यूस किया, 1808 में डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी को प्रोड्यूस कर दिया। और क्या समझकर प्रोड्यूस किया, तो उन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी को यह बताया कि ऑल एटम आर मेड अप ऑल पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम एंड विच आर टीनी इन साइज। मतलब जितने भी मैटर होते हैं ना वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं और वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिनका नाम होता है एटम। अब हम जानते हैं ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मतलब कुछ ऐसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थे जो ड्रॉबैक भी हो गए थे, मतलब जो गलत भी साबित हुए थे। चलिए शुरू करते हैं। अब तो पहला जो था ना हमारा कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है जिससे हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, ये गलत हो गया। अरे इसको डिवाइड करने का एक स्पेशल टेक्निक है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वरना क्यों रहता है ये तीनों। दूसरा क्या गलत हुआ वो भी देख ही लेते हैं। डाल्टन जी ने ये भी बताया था कि अगर कोई सेम एलिमेंट है ना तो उसका मास भी सेम होगा, बताया तो था, लेकिन ये भी गलत हो गया। अरे कुछ एटम्स ऐसे भी है ना, कुछ एलिमेंट से बने हुए एटम ऐसे भी हैं जो मास में डिफर करते हैं, और अगर इसे जानना है तो आगे हम आपको बता देंगे वीडियो के लास्ट में, वरना कोशिश करेंगे कि इसे दूसरे वीडियो में बता ही दिया जाए। एक और ऐसा पोस्टुलेट है जो डाल्टन जी का था लेकिन गलत तो हुआ था। ये जो गलत हुआ ना वो दूसरे वाले का ठीक उल्टा है। डाल्टन ने क्या बताया था, डाल्टन जी थोड़ी इज्जत दे देते, बताया तो था। डाल्टन जी ने क्या बताया था कि डिफरेंट मास के जो डिफरेंट एलिमेंट के जो मासेस होंगे वो डिफरेंट ही होंगे, लेकिन ये तो गलत हो गया। डिफरेंट एलिमेंट के मास भी सेम होते हैं, पता था? हाँ पता होगा, पढ़ लिया होगा हमसे पहले। चलिए तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।